हेलो एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड नोट्स। आज हम लोग मेमोरी यूनिट देखेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर के प्रमुख भाग देख रहे थे। उसमें हम लोग क्या क्या इनपुट आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कंप्यूटर का, वो है मेमोरी यूनिट। इसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेमोरी यूनिट क्या होता है ना। तो मेमोरी यूनिट देखते हैं। क्या देखेंगे? मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। क्या करता है? मेमोरी डेटा और निर्देशों को क्या करता है? संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, जो डेटा स्टोर होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं? मेमोरी में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटरों के मूल कार्यों में से एक अर्थात सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। क्या करती है मेमोरी? सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के CPU का एक भाग होती है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। देखो, हम लोग सबसे पहले पढ़ भी चुके हैं कि ये मेमोरी यूनिट किसका भाग है? तो CPU का भाग है ना। CPU के अंतर्गत ही हम लोग मेमोरी यूनिट को देखे थे। जब हम लोग पिछले वाली क्लास में पढ़े थे ना, तो देखे थे जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, CPU सबके बारे में देखे थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि CPU का भाग ही है मेमोरी यूनिट। अब देखते हैं मेमोरी यूनिट के दो भाग होते हैं। तो मेमोरी यूनिट के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला क्या है? प्राथमिक मेमोरी, इसी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और सेकंड क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसको हिंदी में और सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्राथमिक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी क्या होता है या प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उसको देखते हैं। इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपका प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी होता है। ठीक है, इसे इंटरनल या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह CPU से सीधे जुड़ी होती है। इसका अर्थ है कि CPU इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है और उसका पालन करता है। इसके साथ ही कोई डेटा जिस पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है, इसमें स्टोर किया जाता है। जो भी सक्रियता के साथ डेटा कार्य किया जा रहा है, उसका बार बार यूज़ हो रहा है, तो वो किस में रखते हैं? उसको मेन मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, ताकि वो बार बार हमको यूज़ करना पड़ रहा है तो वो जल्दी हमको मिल सके। तो इसके लिए हम लोग उसको किस में, इंटरनल या मेन मेमोरी या उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उसमें रखते हैं। ठीक है, जिस डेटा पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है वह भी इसमें स्टोर किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट का अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उन्हें हटाकर दूसरा डेटा या प्रोग्राम उस जगह पर रखे जा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का आकार सीमित होता है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है। तो हम लोग को प्राइमरी मेमोरी में क्या देखना है? इसका आकार कैसा होता है? सीमित होता है। आकार कैसा होता है? सीमित होता है। प्राइमरी मेमोरी का आकार सीमित होता है और इसकी गति क्या होती है? बहुत तेज होती है। ठीक है, इसमें ये दो पॉइंट याद रखना। फिर देखते हैं प्राइमरी मेमोरी में निम्न सूचनाएं रखी जा सकती हैं। तो क्या क्या सूचनाएं हम लोग प्राइमरी मेमोरी में रख सकते हैं वो देखते हैं। पहला है प्रोसेस किए जाने वाले समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश जो इनपुट साधनों से प्राप्त किए गए होते हैं। ये किस पे रख सकते हैं हम लोग? प्राइमरी मेमोरी में रख सकते हैं। प्रोसेसिंग के मध्यवर्ती परिणाम, जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसके बीच कुछ रिजल्ट आ रहा है, उसको भी हम लोग किस में रख सकते हैं? प्राइमरी मेमोरी में रख सकते हैं। वो कंप्लीट फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, वो बीच का रिजल्ट, कुछ प्रोसेस हुआ है, कुछ बचा है, तो ऐसा जो डेटा रहता है उसको कहाँ रखते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी में। प्रोसेसिंग के अंतिम फाइनल परिणाम
उन्हें आउटपुट साधन को भेजे जाने तक सुरक्षित रखा जाता है। तो फाइनल जब आउटपुट तक हम लोग आउटपुट साधन तक भेजे नहीं रहते हैं उससे पहले वो किस में रहता है, प्राइमरी मेमोरी में ही सुरक्षित रहता है। फिर देखते हैं प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, रीड एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी दो प्रकार की होती है। ठीक है, रीड एक्सेस मेमोरी को RAM रैम कहते हैं और रीड ओनली मेमोरी को रोम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या देखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलो रैम क्या है देखते हैं। तो इसे संक्षेप में रैम कहा जाता है। यह मेमोरी एक चिप पर होती है। मेमोरी एक चिप पर होती है जो किससे बनी होती है, रैम। तो जो चिप किससे बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से। ठीक है, रैम क्या है, यह मेमोरी एक चिप पर होती है और वो चिप किससे बना होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से। हम इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका उपयोग सीधे ही डेटा को स्टोर करने या उसमें से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं। हम उसके लोकेशन के हिसाब से हम उस डेटा को चुन सकते हैं, हमको ये पढ़ना है या यहाँ हमको डेटा स्टोर करना है, तो उस हिसाब से हम इसमें कर सकते हैं लोकेशन के माध्यम से। यह मेमोरी ऐसे रजिस्टरों और उनसे जुड़े हुए परिपथों से बनी होती है जिनसे डेटा को वहाँ तक और वहाँ से स्थानांतरित करना संभव होता है। ठीक है, स्थानांतरित करना संभव होता है। ऐसे प्रत्येक लोकेशन का एक निश्चित एड्रेस या पता होता है जिसकी सहायता से हम उस लोकेशन में पहुँच सकते हैं। तो हर लोकेशन का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। उसी एड्रेस के माध्यम से हम उस लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। इस मेमोरी के रजिस्टरों या लोकेशनों को हम आवश्यकता होने पर कभी भी उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इस मेमोरी के जो रजिस्टर या लोकेशन है उसको हम आवश्यकता होने पर कभी भी हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम से भरी जाने वाली सूचनाएं अस्थायी होती है। तो रैम की सूचनाएं क्या होती है, अस्थायी होती है, नॉन परमानेंट। ठीक है, या टेम्पररी भी कह सकते हैं। तो रैम से भरी जाने वाली सूचनाएं क्या होती है, अस्थायी होती है। जैसे ही कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती है। तो ये अस्थायी होता है ये। ठीक है, ये परमानेंट आपका स्थायी नहीं होता है। जब तक चल रहा है तब तक हमको डेटा दिखेगा और जब एक बार स्विच ऑफ हो गया तो समस्त जितने भी डेटा रहती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा निर्देशों को केवल 0 और 1 है ना, बाइनरी कोड में इसका प्रयोग करते हैं ना। तो कंप्यूटर द्वारा निर्देशों को केवल 0, 1 के रूपों में समझा जाता है, जिसे मशीनी भाषा या इसी को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं ना, मशीन लैंग्वेज। एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह होता है। तो निर्देशों का समूह क्या होता है, प्रोग्राम को क्या कहते हैं, निर्देशों का समूह कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, जो किसी टास्क को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टेप्स को विस्तार पूर्वक बताता है। अब इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन और ऑपरेंड क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशन और ऑपरेंड। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशन और ऑपरेंड क्या है। ऑपरेशन वे क्रिया होती है जिनको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तथा ऑपरेंड वे होते हैं जिन पर परफॉर्म किया जाता है, मतलब जिन पर ऑपरेशन करते हैं हम, जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे ऑपरेंड कहते हैं। अर्थात यहाँ उदाहरण के लिए देखो ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ऑपरेशन है। जैसे ए प्लस बी करते हैं तो यहाँ पे प्लस जो साइन है क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये क्या है, ऑपरेशन है।
और ए और बी जिस पर है ना, जिन्हें परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ए और बी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेंड होगा। ठीक है, ऑपरेंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑपरेशन एंड ऑपरेंड। इसके बाद देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं, तो कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट ही सारे यूनिट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सबको कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। और कंट्रोल यूनिट को ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। ठीक है, सारे कंट्रोल यूनिट, सारे यहाँ पे सारे आदेश होगा ना, इसको ऐड कर लेना। सारे आदेश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यहाँ जो प्रोसेसिंग होती है उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 चरण में होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स में होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में होता है, तो 4 स्टेप में होता है। तो पहला क्या होता है उसमें, फैचिंग। दूसरा क्या होता है, डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्रभावी पते को पढ़ना, ये तीसरा है। चौथा क्या स्टेप है, एग्जीक्यूशन या निष्पादन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैचिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस चरण में, फैचिंग के चरण में मेमोरी से निर्देश को फैच किया जाता है। कहाँ से फैच करते हैं निर्देश को, मेमोरी से निर्देश को फैच किया जाता है। ठीक है, और फैच करके कहाँ, रजिस्टर में लाते हैं। ठीक है, मेमोरी से हम फैच करेंगे डेटा को या निर्देश को, उसको फिर कहाँ लेके आएंगे, रजिस्टर में, ताकि वह निर्देश डिकोड तथा क्रियान्वयन किया जा सके उस डेटा या निर्देश का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेमोरी से फैच करते हैं डेटा को, फिर उसको रजिस्टर में लाते हैं ताकि वह निर्देश या डेटा डिकोड और क्रियान्वित हो सके। तो ये हो गया फैचिंग। अब सेकंड क्या है आपका, डिकोड। ये सेकंड क्या है, डिकोडिंग। तो दिए गए निर्देशों को डिकोड करना अर्थात पढ़ना या उसका व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, फिर है प्रभावी पते को पढ़ना। यदि निर्देश के पास अप्रत्यक्ष पता, ठीक है, अगर इनडायरेक्ट एड्रेस है तो उसे उस पते को मेमोरी से पढ़ना। उस पते को कहाँ से पढ़ता है, मेमोरी से पढ़ना। फिर है फोर्थ है एग्जीक्यूशन या निष्पादन। तो निर्देश का इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, बस यही है। और इसमें जो फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस है, क्या है फर्स्ट और सेकंड, फैचिंग और डिकोडिंग या डिकोड। इसको तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी के लिए ये फैचिंग और डिकोडिंग क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए ये दोनों को क्या कहते हैं, फैच साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, फैच साइकिल या फैच चक्र कहलाते हैं दोनों। ठीक है, और ये जो तीसरा और चौथा था हम लोग देखे थे, प्रभावी पते को पढ़ना और निष्पादन करना, ये हर चरण के लिए, हर निर्देशों के लिए क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जैसे फैचिंग और डिकोड हर निर्देश के लिए सेम होगा, लेकिन प्रभावी पते को पढ़ना और निष्पादन ये क्या होगा, हर निर्देशों के लिए अलग अलग होता है। और निष्पादन और प्रभावी पते को पढ़ना, इसको हम लोग एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। इसको एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं और उसको फैच साइकिल कहते हैं, निष्पादन चक्र। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रीड ओनली मेमोरी। हम लोग देखो अभी तक ओनली हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राइमरी मेमोरी में क्या पढ़े हैं, इसको हम लोग 2 भागों में बांटे थे, है ना। एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी अर्थात रैम और रोम। तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, रोम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रोम।
रीड ओनली मेमोरी। इसे संक्षेप में रोम कहा जाता है। यह वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है। इसमें क्या होता है, पहले से डेटा भरा रहता है, अर्थात ये क्या होता है, परमानेंट रहता है, क्योंकि वो पहले से ही उसमें डेटा भरा रहता है और जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। हम उसे हटा या बदल नहीं सकते हैं। कुछ भी डेटा जो परमानेंट स्टोर है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते या उसको डिलीट या हटा नहीं सकते हैं। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक प्रोग्राम और डेटा लिख दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। ठीक है, तो जब बनता है चिप तभी जो जो एकदम आवश्यक प्रोग्राम होते हैं या डेटा होते हैं उसको लिख दिए जाते हैं, जो कि परमानेंट होता है, वो मिटता नहीं है, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। जब कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तब भी रोम चिप में भरी हुई सूचनाएं सुरक्षित बनी रहती है, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट है। और हम लोग रैम पढ़े थे वो क्या था, वो अस्थायी मेमोरी था। ठीक है, ये क्या है, परमानेंट है, इसीलिए इसको स्विच भी बंद हो जा रहा है, बिजली चली जा रही है तो अब भी इसका डेटा नष्ट नहीं होगा। रोम चिपों का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। अधिकांश पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी के बहुत उपयोग होते हैं। इनमें प्रायः ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती है जो स्थायी और महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो स्थायी और महत्वपूर्ण होते हैं वही डेटा रोम में स्टोर की जाती है, या वे प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे प्रोग्राम, और जो डेटा स्थायी और महत्वपूर्ण होते हैं उसको स्टोर किया जाता है रोम में। जैसे कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम स्टोर रहता है। पुराने पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट भी स्टोर किए जाते थे, जो पीसी के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते थे। तो ये सारे क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको किसमें रखते थे, रोम में रखते थे, जो कि परमानेंट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हम लोग पढ़ लिए हैं। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या पढ़े हैं, प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, वो नॉन परमानेंट होता है। ठीक है, वो टेम्पररी होता है। रैम क्या होता है, टेम्पररी होता है, इसमें उतना इम्पॉर्टेंट डेटा रखे नहीं जाते हैं। और रोम क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। इसको बनाते समय कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हो गए, डेटाज हो गए, वो पहले ही मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं सॉरी। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी तो देख लिया, अब क्या देखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। तो देखते हैं, इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है। ठीक है, ये जो प्राइमरी मेमोरी क्या है, इंटरनल मेमोरी उसको इसीलिए कहते थे क्योंकि वो सीपीयू के अंदर होती है। लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, ये सीपीयू के बाहर होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण न तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं, न हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए हमें सहायक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, या हम लोग को सहायक मेमोरी उपयोग करना पड़ता है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसकी कीमत क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत अधिक होती है। इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों में डेटा को लिखने अर्थात स्टोर करने में और पढ़ने अर्थात प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है। जो प्राइमरी मेमोरी में डेटाज होते हैं उसको हम लोग तुरंत टाइम नहीं लगता उसको स्टोर करने में,
उसको जब चाहे तुरंत रीड कर सकते हैं, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर वही चीज़ सेकेंडरी मेमोरी में है तो इसको हम लोग को डेटा को स्टोर करने में, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए इसमें ऐसी सूचनाएं भंडारित होती है जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तथा जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती हो। तो जिसकी आवश्यकता हमें लगातार नहीं पड़ती है तो ऐसे डेटा को क्या करते हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं, ताकि जब उसका काम आएगा, जब उसका यूज़ होगा, तभी हम उसको यूज़ करें। सहायक मेमोरी का उपयोग, बैकअप। देखो वही, अब हमारे पास डेटा है, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन ये कभी भी काम आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सहायक मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। जब हमें किसी डेटा की तत्काल आवश्यकता नहीं पड़ती है तो उसे किसी चुंबकीय माध्यम, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, या चुंबकीय टेप पर नकल अर्थात क्या, कॉपी करके अलग सुरक्षित कर लिया जाता है। ऐसा प्रायः हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है, ताकि उस पर ऐसा डेटा भरा जा सके जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो। ठीक है, ताकि हार्ड डिस्क पे हम लोग ऐसा डेटा डाल सके जिसकी आवश्यकता हमको रोज पड़ रही है। ठीक है, अगर ऐसा डेटा हार्ड डिस्क में है जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं। फिर हार्ड डिस्क खाली हो जाता है तो उसमें जिसका रोज यूज़ हो रहा है, जिसकी डेटा की आवश्यकता पड़ रही है, उसको डाल देंगे। ठीक है, तो प्रायः हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी का यूज़, ताकि उस पर डेटा भरा जा सके जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो। जिस डिस्क पर जगह ना हो, और डिस्क पर जगह, देखो डिस्क पर जगह नहीं है और हमको ऐसा डेटा उसमें डालना है जिसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो हमको हार्ड डिस्क के ऐसे डेटा को खाली करना है या उसको सेकेंडरी मेमोरी में डालना है जिसका हमें आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। बैकअप साधन में भंडारित किए गए डेटा को आगे कभी आवश्यकता पड़ने पर हार्ड डिस्क पर उतारा या नकल किया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम कभी भी हार्ड डिस्क पर इसको कॉपी कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मशीन साइकिल, ये वह समय है जब दो ऑपरेंड को रजिस्टर्स में लाकर उन पर ALU ऑपरेशन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ना, ALU ऑपरेशन करके प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करने में प्रयोग होता है। फिर बफर यह एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है। ठीक है, बफर क्या है, एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो कि रैम में होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रैम क्या है, अस्थायी स्टोरेज है, अस्थायी है। तो बफर क्या है, एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो कि रैम में होता है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले बफर में ही स्टोर होता है। कंप्यूटर में कोई सा भी डेटा सबसे पहले डालोगे तो सबसे पहले वो किस में स्टोर होगा, बफर में स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। किसी कंप्यूटर के कार्य निष्पादन करने की क्षमता उसके रजिस्टर्स, रैम तथा कैश मेमोरी के आकार तथा सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो निष्पादन जो एग्जीक्यूशन का कार्य है उसकी क्षमता किस पे निर्भर रहती है, तो रजिस्टर, रैम, कैश के आकार और उसके सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर रहती है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स, जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होती हैं उसको क्या कहते हैं, सॉकेट्स कहते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, क्लॉक कहते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है, एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे CPU तक पहुंचाने
पहुंचाने में लिए गए समय को एक प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं या प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। डेटा या निर्देश है उसको लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने में जो भी समय लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग साइकिल या प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। थैंक यू गाइज। और इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद ये आप लोग के लिए है कि यहाँ